हेलो आईटी फैमिली, मैं हूं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और तारीख है 3 अप्रैल 2024। मैं जस्ट सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले एंड नाउ आई एम फील लाइक कि मेरा नींद पूरा हो गया है, जो कि नहीं हुआ है, बट थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है तो सोचा रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि अब भोपाल में गर्मियाँ शुरू हो गई है जो कि बहुत हेवी होने वाली है, लाइक बहुत हीट होने वाली है। तो फ़ैन ऑन करके मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका नॉइज़ जाएगा, और अभी फ़ैन ऑफ है। और अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं दिन में या फिर ऑफिस से आने के बाद रिकॉर्ड करूँ फ़ैन ऑफ करके, देन मुझे शर्टलेस, इनरलेस, सारा लेस करना होगा, तब जाके मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत हीट हो रहा, बहुत गर्मी हो रही है भाई। हो सो देखते हैं वो भी कब किया जाए। अभी मौसम मतलब सुबह है तो मौसम थोड़ी ठंडी है, तो सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर दूँ। ओ भाई 2 मिनट की बकवास, ओके 1.5 मिनट हो चुका है, तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर 6 द सैडो, जो हंटी कैटलिन का चैप्टर 6 है, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। छोटे से डिवाइस से हल्की सी आवाज़ आती है जो बताती है कि मेरे निर्देश आने वाले हैं। मैं अपने हाथों को झटकाती, बेचैनी से भरी नसें कसकर जकड़ी हुई है। मुख्य इलाके में 5 आदमी हैं, सभी हथियारबंद। 3 लोग उनके 6 बजे के दिशा में और 4 लोग 12 बजे के दिशा में हैं। मैं अपना गर्दन घुमाता हूँ, हड्डियों को चटकाने की आवाज़ का लुत्फ़ उठाते हुए। तनाव थोड़ा कम है और मेरे कंधे हल्के हो जाते हैं। बाहर आदमियों को गिराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन मुझे तेज और चुपचाप रहना होगा। गिरते गिरते इस जर्जर गोदाम के चारों ओर के गार्ड्स को ख़त्म करना आसान था। सूरज काफ़ी पहले ही डूब चुका है, जिससे मुझे अंधेरे का पूरा सहारा मिल गया है। छाया में छिपने के लिए मुझे बस 2 सेकंड लगे, जिससे मुझे एकदम सही स्नाइपर शॉट का एंगल मिल गया। इन मूर्खों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा किया। मेरा अंधेरे में छिपने का हुनर ही उनके मौत की वजह बना। अगर उनके पास भी नाइट विज़न गॉगल्स होते जैसे मेरे पास है, तो शायद मुझे थोड़ा मज़ा आता। मैं अपने होठों पर जीभ फिराता हूँ, उत्साह की धारदार झुंझुनाहट महसूस करते हुए। सावधान रहना जी। मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी जय की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। उसकी हैकिंग स्किल लगभग मेरी बराबरी की है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे ट्रेन किया है। मैंने एक ऐसा संस्था बनाई है जो पूरी तरह मानव तस्करी को ख़त्म करने के लिए समर्पित है। शुरुआत में मैं एक हैकर था जो सरकार की गंदी सच्चाइयों को उजागर करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इनकी असली सच्चाई से वाकिफ़ हुआ, इनकी घटिया और बीमार मानसिकता से मेरे लिए सिर्फ पर्दाफाश करना ही काफ़ी नहीं था। और अब मेरा मकसद था इन दरिंदों को अपने हाथों से ख़त्म करना। लेकिन मैं एक साथ हैकर और भाड़े का हत्यारा नहीं बन सकता था। और सच कहूँ तो मुझे असली मज़ा तब आता है जब मैं खुद उनकी खोपड़ी में गोली ठोकता हूँ। तो मैंने जी नाम से अपना संस्था खड़ा की, एक टीम बनाई हैकर्स की जो मेरे लड़कों को गाइड कर सके। हम तस्करी के अड्डों में घुसते हैं, सभी को मौत के घाट उतारते हैं और पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। अब जी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसके हर राज्य में और कई देशों में टीमें मौजूद हैं। जय एकमात्र इंसान है जिसकी आवाज़ मुझे अपने कानों में चाहिए। उसकी काबिलियत 3 हैकर्स के बराबर है, और वो अकेला है जिस पर मैं अपनी जान तक भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसकी चिंता को नज़रअंदाज कर देता हूँ। मुझे किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्किल और धैर्य चाहिए।
और मेरे पास दोनों है। मैं दीवार से चिपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी चाल इतनी हल्की है कि कोई आवाज़ तक नहीं होती। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँचता हूँ, हल्की सी क्लिक की आवाज़ आती है। जय का काम। इमारत चाहे जर्जर दिखती हो, लेकिन अंदर की सुरक्षा एकदम हाईटेक है। इन गिरोहों की चालाकी यही है कि वे अपने जगह को पुराने और टूटी फूटी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से इन्हें घुसपैठियों के लिए अवैध बनाते हैं। सब सेफ रास्ता खुल गया। सिस्टम सिर्फ 10 सेकेंड के लिए डाउन रहेगा। जल्दी अंदर जाओ, तेज़ी से। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और खुद को अंदर फिसला देता हूँ। धातु का दरवाज़ा मेरे पीछे बिना आवाज़ के बंद हो जाता है। इमारत का ज़्यादातर हिस्सा खुला है। मैंने जो रास्ता चुना है वो मुझे सीधे उस जगह ले जाएगा जहाँ कभी कारखाने की मशीनें हुआ करती थी। अब वही लड़कियाँ कैद है। उनकी मध्यम चीखें मेरे कानों तक पहुँचती है। दर्द से भरी, दर्द की कांपती हुई आवाज़ें। एक सफ़ेद गर्म गुस्से से लहर मेरी आंखों की आगे सबसे कुछ धुंधला कर देता है, लेकिन मैं खुद को काबू में रखता हूँ। एक मिशन में गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैं अपना आपा खो दूँ तो कोई भी लड़की बच नहीं पाएगी, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ये कमीने मेरे सबसे बुरा रूप बाहर निकाल देते हैं। कैमरे हैक कर लिए गए हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है, उसके बाद सिस्टम रीसेट हो जाएगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। मुझे बस 10 मिनट चाहिए। मैं छाया में रहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, कोने से झांकता। 1000 स्क्वायर फीट के इस कमरे में जगह जगह पीछे पतले गद्दे दिखाई देते हैं। हर गद्दे के पास एक धातु का खंभा लगा है जो ज़मीन से छत तक जाता है। हर लड़की गले में जकड़ी लोहे की जंजीर से इन खंभों से बंधी हुई है। वे अपनी जगह से मुश्किलों से कुछ फीट है हिल सकती है। मेरा खून खौल उठता है। मैं अपनी उंगलियां इतना कसकर बंद करता हूँ कि मेरी हथेलियाँ सुन्न पड़ने लगती है। मैं अपने गन कमर से निकाल देता हूँ। जैसे ही पहला आदमी गिरेगा, बाकी सब गोलियां बरसाने लगेंगे। इसलिए मुझे तेज और संभल कर चलना होगा। इन आदमियों के लिए लड़कियों की परवाह करना चाहिए या नहीं, ये कहना मुश्किल है। उन्हें पता है कि अगर उनके बॉस को पता चला कि किसी कुंवारी लड़की की मौत हो गई, तो इसका मतलब होगा कि किसी की जेब से पैसे काटना और फिर उसकी गर्दन काट कर दूसरे के लिए सबक बना देना। लेकिन इनमें से कुछ लोग सिर्फ अपनी जान की फिक्र करते हैं, चाहे इसका मतलब ये हो कि उनके सिर पर किसी हिटमैन का निशाना लगा हो। जैन ने जो कहा था ठीक वैसा ही। 3 आदमी मेरे सामने पहरा दे रहे हैं, बिल्कुल बेखबर कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। मूर्ख कमीने। मुझे कभी समझ नहीं आता कि लोग खतरे को महसूस क्यों नहीं कर पाते, जबकि वो ठीक उनके नाक के नीचे होते हैं। ये बात मेरे दिमाग से बाहर है। एक तेज और सटीक मूव में मैंने तीनों को ख़त्म कर देता हूँ। उनके शरीर धड़ाम से गिरते हैं और कुछ लड़कियाँ डर से कांप जाती है, कुछ रोने लगती है और कुछ सिकुड़ कर छिपने की कोशिश करती है, जबकि कुछ इतनी सहमी हुई है कि एक आवाज़ तक नहीं निकालती। अगर कोई साधारण लड़की होती तो शायद चीख पड़ती, लेकिन ये मासूम पहले ही खून खराबे की इतनी आदी हो चुकी है कि उन्हें अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गर्ल्स के बीच खड़े 5 आदमी एक साथ मेरी तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी झलकती है, फिर डर और फिर गुस्सा। वो तुरंत अपने बंदूकों की तरफ लपकते हैं और अब मैं भी दीवार के पीछे छिपा हूँ। 2 आदमियों ने गोली चला दी, जिससे मुझे पीछे हटना पड़ा। एक गोली मेरे चेहरे के बिल्कुल पास से निकलती है और दीवार से टकराकर छोटे छोटे कंकड़ मेरी आंखों में घुसा देती है। मैं कराहता हूँ, अपने पलकों को रगड़ कर देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं फिर से तैयार होता हूँ, एक आदमी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो मुझे देखने से पहले ही मर चुका होता है। उनकी भौहें के बीच में एक साफ सुथरा छेद बना चुका हूँ। वैसे भी बड़ी ही बदसूरत था। दुनिया उसके बिना भी ठीक ठाक चलेगी। उसका शरीर गिरने ही वाला था कि मैं उसका शर्ट फाड़ कर उसे अपने करीब खींच लेता हूँ। उसके सब सड़ते हुए मुंह से आती बदबू मुझे चुभने लगती है, लेकिन मैं उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता हूँ और हॉलवे से बाहर निकल आता हूँ। गोलियों की बौछार अभी भी मुझ पर हो रही है, लेकिन अब इस
मर चुके आदमी का शरीर उनके बीच आ चुका है। मुझे कुछ सेकंड का फ़ायदा मिल चुका है। मैं फटाफट 2 निशाने लगाता हूँ और 2 लाशों को और गिर जाती है। इसके बाद मैं फिर से हॉलवे में पीछे हटता हूँ और अब इस गोलियों से छलनी हो चुके इंसान को धक्का दे देता हूँ। उसका सर धड़ाम से कंक्रीट के ज़मीन पर टकराता है। मैं उसे सिर्फ 5 सेकंड के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन मैं फिर भी बच गया। यह कोई फिल्म नहीं जहाँ एक शरीर तुम्हारे पूरी तरह बचा सके। गोलियां आर पार हो सकती है, एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट, और अगर किस्मत ख़राब हो तो वही गोली मेरे शरीर में वापस घुस सकती है। इसलिए मैं इंसानों की ढाल के रूप में तभी इस्तेमाल करता हूँ जब बिल्कुल ज़रूरी हो, और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। गोदाम में अब अलग अलग आवाज़ें गूंजने लगती है। लड़कियों की डरी हुई चीखें, आदमियों की घबराहट भरी चिल्लाहटें, मुझे मारने के हुक्म और लड़कियों को चुपचाप रहने की धमकी। और अब 6 आदमी बचे हैं, लेकिन उनकी बेवजह की अकड़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब डर उनकी हुड्डियों में रेंग रहा है। बाहर आ, अपने हाथ ऊपर करके और गन नीचे रख, वरना मैं इन बेचारी लड़कियों को मार दूंगा। उनमें से एक आदमी दहाड़ता है। उसकी आवाज़ गूंजती है। मैं लंबी सांस लेता हूँ, कंधे घुमाता हूँ और ठीक वैसे ही करता हूँ जैसे उसने कहा। मैं अपने गन ज़मीन पर रखता हूँ और धीरे धीरे बाहर आता हूँ, हाथ ऊपर किए हुए। 6 आदमी लड़कियों के सामने खड़े हैं ताकि गलती से कोई गोली उन पर ना लगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये किसी की परवाह नहीं कर रहा है। वो बस प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचा रहा है, क्योंकि लड़कियों की कीमत उनसे जुड़ी हुई है। और यही सोच मेरे सीने में आग लगा देती है। मैं हल्की हंसी हंसता हूँ और धीरे से कहता हूँ, अरे यार, अभी तो मज़ा शुरू हुआ था। एक हल्की सी मुस्कान मेरे होठों पर खींच जाती है। चुप रहा, आदमी गुस्से से थूकता है। और वो मैक्सिकन आदमी है, सिर पूरा मुंडा हुआ और अपने पूरे शरीर पर टैटू बने हुए, कपड़े ऐसे कि हफ्ते से धोए ना हो गए। और देखो जरा, माथे पर बड़ा ही गंदा सा गहरा जख्म लगता है। किसी ने ब्रेड काटने वाले चाकू से उसका सिर चीरने की कोशिश की हो। यही है फर्नांडो, जिसकी मुझे तलाश थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई है, और अगर पीछे रखी क्रिक पाइप्स को देखा जाए तो जाहिर है कि ये सब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। अच्छा नहीं हुआ, जब नशे में होते हैं तो गोलियां चलाने का बड़ा शौक होता है, और यही 6 लोगों की उंगलियां ट्रिगर पर है। तुझे किसने भेजा? फर्नांडो चिल्लाता है गन को घुमाते हुए। मैं खुद आया हूँ, मैं बेरुखी से जवाब देता हूँ। इन्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी के लिए काम करता हूँ? मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ। आदमी अपनी गन को मेरे सिर के ऊपर ले जाता है और एक फायर कर देता है। डराने की कोशिश कर रहा है। देखा, ट्रिगर हैप्पी। लेकिन मैं ज़रा भी नहीं हिलता, बल्कि मैं इस मौके का इस्तेमाल करता हूँ और अपनी आसपास के बेहतर ढंग से समझने के लिए। मैं बाईं तरफ एक टेबल है, उस पर गन, खाली बियर कैन और एक क्रिक पाइप्स पड़ी है। बिल्कुल सही, मैं दोबारा मत पूछना कैब्रोन। आदमी फिर धमकाता है, ट्रिगर पर उंगली फिराते हुए। तो फर्नांडो है? मैं अपनी जगह से एकदम शांत खड़ा पूछता हूँ। उसके भौहें चौंक कर ऊपर उठ जाती है और उसकी आंखों में एक डर साफ झलकता है। तुझे कैसे पता? हाँ, तू मेरा पीछा कर रहा है। मैं हल्का हंसता हूँ, मैं पूरे दांत दिखाते हुए। यही तो मेरी काम है। सुना है तू यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है, पूरी मंडली चला रहा है और अब कुछ कंट्रोल करता है। वो थोड़ा कर कर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल जाहिर है, उसे यह सुनकर घमंड महसूस हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हो, जबकि हकीकत में वो सिर्फ नन्हे बच्चों को अपने सपनों को तोड़ने का अपराधी है। मुझे लगा तू मेरी मदद कर सकता है। ओह हाँ, वो हंसते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ? वो एक और गोली चला देता है, इस बार मेरा एकदम पास, इतने करीब से कि मैं गोलियों की गर्मी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं हिलता। और यही बात उसे और गुस्सा दिला देती है। सही है, यह नशे में टुंड बेवकूफ़ मेरी किसी काम का नहीं। अब बस इसे उठा कर ले जाना होगा और तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक इसका नशा ना उतर जाए। मेरे पास 2 सेकंड है।
इससे पहले कि बाकी सब गोली चलाना शुरू कर दे। 2 सेकेंड, बस इतना ही चाहिए अपनी हुड्डी की जेब में हाथ डालने के लिए। हुड्डी के अंदर से एक गोली चला देता हूँ। टेबल की बाईं ओर खड़ा एक आदमी ढेर, सिर्फ इतना मौका चाहिए था। तेज़ी से टेबल के पलट देता हूँ और उसके पीछे जाकर छिप जाता हूँ। शोर से पूरा गोदाम गूंज उठता है, कांच टूटता है, एक गन जमीन पर गिरती है और डिस्चार्ज हो जाती है। लड़कियों की घबराई हुई चीखें गूंजती है। साला, अगर वो गोली गलती से लड़कियों को छू भी गई तो मैं खुद उन्हें मौका दूंगा कि वो मुझे चाकू मारे। कोई दर्द भरी चीख नहीं आई। बच गया, लेकिन फिर भी खुद पर गुस्सा आ रहा है। अब गोलियां टेबल के अंदर धंस रही है। मैं पलटकर जवाब नहीं दे सकता। जरा सा भी बाहर निकला तो गोलियां से छलनी हो जाऊंगा। और मैं बिना देखे गोली नहीं चलाता, बस इंतज़ार करना होगा। उनकी गोलियां ख़त्म होने दो। थोड़ी देर में ही गोलियां बकते हुए रिलोड करने लगते हैं। यही मौका है। 4 लोगों को एक बात के बाद एक ठिकाने लगा देता हूँ। बस फर्नांडो बाकी रह गया है। देखा, मैं हवा में पूछता हूँ। मुझे पता है कि जब कैमरे से देख रहा होगा। साला सिर्फ 8 मिनट में ही कर दिया। जय गुस्से से बड़बड़ाता है। $500 हरामी। मैं मज़े से जवाब देता हूँ। फर्नांडो भी गोलियाँ मार रहा है। वो जल्दी से किसी और गन की तलाश करता है। एक गोली उसके घुटने में ठोक देता हूँ। चीखता हुआ ज़मीन पर गिर जाता है। अब अगर कोई सुने तो लगेगा कि कोई छोटी बच्ची चीख रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ की लड़कियाँ इससे कई ज़्यादा मजबूत है। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हूँ। वो घुटने को पकड़े कर आ रहा है। खून फर्श पर फैल रहा है। मैं इधर उधर नज़र डालता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लड़कियों के नंगे पैर खून में सने। जय रूबी को बोलो कि लड़कियों के लिए एक रास्ता बनाए। रास्ता? हाँ, मैं नहीं चाहता कि इनके पैरों पर खून का एक भारी कतरा लगे। यह करीब 50 लड़कियां हैं, हर एक टूटी हुई, हर एक जिंदगी से हारी। लेकिन अब से अगर मुझ पर हो तो ये कभी अपने शरीर से खून नहीं धोएगी। एक लड़की आगे बढ़ती है। तुम हमें भी चोट पहुंचाओगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की होगी, लेकिन उसने खुद को सबकी माँ घोषित कर दिया है। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। वो तब भी मुझ पर शक करती है। मैं समझ सकता हूँ, मैं कोई हीरो जैसा नहीं दिखता। मैं एक हत्यारा हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं। बैकअप आ गया है, जय कहता है। पीछे का दरवाज़ा खुलता है और तभी, हे भगवान, ये तो पूरे कत्लेआम है। रूबी चिल्लाती है। अगर तेरी माँ यहाँ होती तो तेरा सिर फोड़ देती। साला, मैं गोलियों से नहीं डरता, पर रूबी से डरता हूँ। मैं हल्का सा कराहता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसे बड़बड़ाने देता हूँ। वहाँ बची हुई लड़कियों की देखभाल में लगे हैं और बीच बीच मुझे डांट भी रहे हैं। रूबी मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी और वह अक्सर मुझे और बाकी टीम को याद दिलाती रहती है कि जब मैं छोटा था तो उसने मेरी नेपी बदली थी। अगर मैं इन तस्करों को अकेले से मार सकता तो ज़रूर करता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इन लड़कियों के घाव और गहरे कर दिए, लेकिन जब एक वेयर हाउस में बंदूकधारी लोग खड़े हैं तो उन्हें एक एक करके ऑफिस बुलाकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। उन्हें वहीं मार गिराना हो जरूरी था, ताकि कोई गलती से गुंजाइश ना रहे, इन मासूम लड़कियों को कोई नुकसान न पहुंचे। रूबी के साथ आए माइकल और स्टीव लाशों को समेटने लगते हैं। माइकल एक छटपटाते हुए फर्नांडो को घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा है और जाते जाते मेरे तरफ लड़कियों के जंजीरों की चाबी उछाल देता है। उधर रूबी पहले ही एक मरी हुई बॉडी से दूसरी चाबी निकाल कर लड़कियों को आज़ाद करने में लगी हुई है। मैं धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता हूँ जो इस पूरे ग्रुप की लीडर लग रही है। मैं उससे गले से जंजीर खोलता हूँ। मेरे हाथ गुस्से से कांप उठता है। एक छोटी बच्ची के गले में कॉलर बांधा किसी वशियाना हरकत से कम नहीं है। उसके गले पर गहरे निशान है और एक बड़ा सा नीला पड़ा हुआ जख्म भी, लेकिन मैं अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को दिखने नहीं देता। वो मुझे ध्यान से देख रही है। उसके चेहरे हल्के भूरे रंग की आंखों में शक और उम्मीद की एक मिली जुली चमक है। उसकी आंखें मुझे मेरे लिटिल माउस की याद दिलाती है और मैं अंदर ही एक अलग तरह का सुरक्षा की भावना जाग उठता है। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मैं हल्की आवाज़ में पूछता हूँ, उसकी आंखों में देखते हुए। शायद उसे लग रहा है कि मेरी गंदी नज़र उसके पूरे बॉडी को घूरेगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिसली, वह धीरे से जवाब देती है। मैं हल्की सी भौहें उठाता हूँ।
क्या तुम्हारे माँ बाप वहीं से है, मैं पूछता हूँ, उसके चेहरे पर जमी धूल के नीचे झांकते हुए। वह धीरे से सिर हिलाती है। हाँ, मेरे माँ और पापा वहीं पैदा हुए थे, लेकिन टीनेज में ही उन्हें वहाँ से आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके मेरा उस आइलैंड के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि भले ही वो अपने घर से दूर हो, लेकिन मैं उनके लिए उनके असली घर हूँ। मैं सिर हिलाते हुए उसके चेहरे का जायज़ा लेता हूँ। उसकी दाईं आंखों के पास बड़ा सा नीला निशान है। मेरे अंदर एक और गुस्से की लहर उठती है। क्या तुम फिर से अपने घर लौटने के लिए तैयार हो? वह कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाती है। हाँ। उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन मैं उससे यह महसूस नहीं होने देता कि मैंने देख लिया। मुझे पता है कि उसे यह पसंद नहीं आएगा। तो चलो फिर बच्ची। यह छोटी बच्ची अपने घर लौटेगी। उसके सामने एक लंबा सफ़र है, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। हम जिन भी लड़कियों को बचाते हैं उन पर हम नज़र बनाए रखते हैं ताकि वो दोबारा गायब ना हो जाए। अगर एक बार ऐसा हो सकता है तो दोबारा भी। वह मेरे करीब सट कर चिल्लाती है और मैं सावधानी से उसके कदमों पर नज़र रखता हूँ ताकि वह गलती से किसी खून में कदम ना रखे। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिनकी खून पे पाँव रख दिया है। वह वहीं रुक जाती है। उसकी ओर इशारा करता हूँ और रूबी को घूरता हूँ। रूबी, मैंने क्या कहा था? लड़कियों के पैरों पर एक बूंद भी खून नहीं लगना चाहिए। रूबी घबरा जाती है और तुरंत लड़की के पास दौड़ती है, चेहरे पर शर्मिंदगी लिए हुए। ओह, माफ़ करना हनी बनी, चलो तुम्हें साफ़ कर दूं, वह कोमलता से कहती है। लेकिन लड़की के पैरों पर सिर्फ एक ही बूंद ही नहीं बल्कि काफ़ी खून लगा हुआ है। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं सिसली को सावधानी से गंदगी से निकाल कर उस वैन तक पहुँच जाता हूँ जो उसे अस्पताल ले जाएगी। वहीं से उसके माँ बाप को सूचना दी जाएगी। मैं एक हल्की धुंध सीटी में बजाते हुए अपने मॉस्टिंग की तरफ बढ़ता हूँ जो सड़क पार एक पार्किंग में छिपी हुई है। मैं यहाँ से निकलने के लिए बेताब हूँ। मेरी असली शिकार अब भी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे अपने लिटिल माउस से खेलना है। तो दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग क्या करोगे जब आप लोगों के पास एक ऐसा स्टॉकर हो जो अच्छा काम करता हो बट आपको परेशान कर दिया हो स्टॉक कर करके? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई एम गोइंग टू स्लीप अगेन, सो गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ना, मैं भी फॉलो बैक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर। बाय बाय।